वो कह रहे हैं वायनाड की बात कर दी आज प्रधानमंत्री ने। क्या आपको वाकई लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी की छुट्टी होगी? के शर्मा जी, देखिए, मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो भी हैं, मैं इनकी बात पे ये कहता हूँ, 2019 में कौन कहता था कि अमेठी हारेंगे? हम कहते थे दावे से ना कि अमेठी हरा देंगे। कैसे हमको पता था कि हम अमेठी हरा देंगे, और हारे कि नहीं हारे जो है राहुल गांधी? तो जनाब, जनता बता देती है। आप कभी जाइए, जमीन पे उतरिए, टीवी में बैठ के बात करने से थोड़ी ना होता है। कभी जनता के बीच जाइए, समझ आ जाएगा आपको। वायनाड की हालत यह है कि वायनाड में कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना झंडा नहीं लहरा पा रही है। मुस्लिम लीग तिरंगे से नफरत करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केरल के ही वहां के लोग कह रहे हैं। इसलिए डर के मारे कांग्रेस वहां अपना झंडा नहीं लगा रही है। राहुल गांधी जो अपनी रैली में चलूंगा आपको रेगिस्तान। अरे भाई रखो, बीच में मत बोला, बीच में मत बोलो ना, बीच में बोलना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो ये क्या है कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अमेठी का, कि अमेठी भी कोई नहीं मानता था आपके यहाँ, हम कहते थे हरा दी। अब इसी तरह मैंने कहा वायनाड में भी हालत वही है। सुचेता जी, ये हालत है, इसीलिए राहुल गांधी को, भैया बीच में बदतमीजी होती है पुरोड़ी जी। हाँ, बदतमीजी करनी है तो के शर्मा जी आप बोलिए। क्या है कि वहां वहां मैं कह रहा हूं, जनता के बीच आप जाएंगे तब आपको समझ आएगा। वहां पर 7 दिन 8 दिन राहुल गांधी को लगाना पड़ रहा है, और इसके बावजूद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वहां पर। इसलिए वहां पर यह कहा जा रहा है कि वायनाड की स्थिति, वायनाड में उनकी स्थिति खराब है। और दूसरी बात, आप वहां पर जिन बातों की वहां चर्चा कर रहे हैं, वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी है वो बड़ी संख्या में उसके साथ समर्थन जुट रहा है। और नहीं तो आप मुस्लिम लीग का समर्थन लेने की आपको जरूरत होनी क्यों पड़ती जो? और उसके बाद एसडीपीआई, पीआईएफ जैसी जो आतंकी संगठन है, जिनके राजनीतिक संगठन जो है वो आपको मदद कर रहे हैं, और उस पर आपकी बोलती बंद है, जिसपे प्रतिबंधित संगठन के साथ आपको करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी आपके साथ? आप उसी उसमें, लेकिन अभी इन्होंने एक अग्निवीर की बात की। इनको मुझे समझ नहीं आता कि कितना इनका बड़ा विश्लेषण है। इसी अग्निवीर की घोषणा तो 3 साल पहले हुई है, लेकिन उसके बाद अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे ना विधानसभा के, क्या परिणाम आए हैं? कांग्रेस तो साफ हो गई। तो आप इस तरह की यहाँ पर भ्रांति फैला सकते। अरे कहां से साफ हो गई? ठीक है, बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है ना, बात तो पूरे गठबंधन की है। ये 2024 का चुनाव है, वहां पर बोला जा रहा है कि मोदी हटाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है 400 पार है। मैं अजीज खान जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा हम 400 पार के लिए लड़ रहे हैं, 40 पार के लिए लड़ रहे हैं। इतना डिफरेंस है, ये है लड़ाई, और इसको तो लड़ाई ही नहीं कह सकते हैं। आप लोग 40 पार के लिए लड़ रहे हैं क्या? देखिए सुचेता जी, मैं पहले इन सारे मुद्दों पे तो बाद में आऊंगा, थोड़ा सा एक एनालिसिस कर दूं डाटे का। और मेरे ख्याल से 400 और 40 की लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। सुचेता जी एक बात समझिए कि जो हालात पैदा हुए, कल पहले फर्स्ट फेज का चुनाव था, उस चुनाव में आपने देखा कि कितना बड़ा बदलाव आया। 2019 में 69.9% वोट पड़ा था, और 2024 में 65.3% वोट पड़ा, यानी 4.6% वोट घटा। पहली पॉइंट। अब 4.6% वोट कितना होता है इसका अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट फेज में 20 करोड़ वोट पड़ने थे, जिसमें 4.6% वोट नहीं पड़ा, यानी करीब 74 लाख, करीब 76 लाख वोट नहीं डालने गए लोग, यानी पिछले के कंपैरिजन में। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए वाली सीट जो पहले थी 2019 में, उसमें 5.9% का चेंज आया, गिरा है ग्राफ, यानी लोगों ने वोट नहीं डाला 5.9%। और जो नॉन एनडीए है उसमें 3.2%, यानी करीब डबल का, यानी 3.2% जो नॉन एनडीए के जो सीट्स हैं उनमें वोट डालने लोग नहीं गए। लेकिन बीजेपी यानी जो एनडीए की सीट थी उसमें 5.9% लोगों ने वोट नहीं डाला। सवाल क्या है? हम जानना चाहते हैं कि वोट का परसेंटेज बड़े लेवल पर गिरा। अच्छा, लोगों में नहीं, अच्छा ठीक है, आपने बोला वोट परसेंटेज गिरा है। अरे भाई बात नहीं सुन। हाँ। आप
आप देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। नहीं, अजीज जी, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको टोकती कहाँ हूं। आपका दुनिया देखता है। आप खुद इतनी वरिष्ठ हैं। फैक्ट पे बात करेंगे। हाँ, नहीं, हम फैक्ट पे बात करेंगे ना, हम बेकार में इधर उधर हल्ला नंगा नहीं करेंगे, अननेसेसरी अनर्गल बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट पे बात हाँ, करेंगे। बोलिए बोलिए। अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी ने इतनी गारंटी दी, बड़ी बड़ी गारंटी के नारे लगाए, टैगलाइन चलाया, इतनी गारंटी के बाद भी लोग वोट डालने नहीं आए जितना 2019 में आए थे। क्या वजह है? वोट परसेंटेज क्यों गिरा? बड़ी लंबी लंबी बातें साहब कि बम्पर वोटिंग हुई। कहां बम्पर वोटिंग हुई? आप इस चीज को एनालाइज करें कि तमाम दावों और वादों के बावजूद भी लोगों में उत्साह नहीं देखा गया। क्यों उत्साह नहीं देखा गया? वजह है आज किसान नाराज है, बड़े स्तर पर युवा जो इस मुल्क की। अब अजीज जी आपने बात रख ली, एक मिनट ममता जी को जा रही हूं। अजीज जी, आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज उस तरह से नहीं हुआ है। अब मुझे ये पूछना है, जो वोटर नहीं गया है या फिर वो जो घर में बैठा रहा, वो क्यों नहीं गया है? प्रधानमंत्री ने आज वोट अपील की, और आज नहीं, वो अपनी हर रैली से वोट अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आप लोगों से भी कहूंगा, यानी विपक्ष से, कि आप भी कहिए अपने वोटर को निकले, आप भी कहिए सबको कि वो वोट करें। क्या ये एक इंडिकेशन है ममता जी, किस ओर जा रहा है? जो नहीं निकला है वो क्यों नहीं निकला है? हाँ सुचरिता जी, धन्यवाद। आज मैं डिबेट की शुरुआत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी हमारे आराध्य देव और अहंकारी रावण की बात करती हूँ। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझने की कि प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। ये मेरे को लगता है पूरा देश समझ गया होगा। प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो आज जिन लोगों को अहंकार हो रखा है, जो अहंकार में घूम रहे हैं, उनका अहंकार बिल्कुल वैसे ही चकनाचूर होने वाला है जो अब मतलब उसके नशे में घूम रहे हैं जैसे रावण का हुआ था। अब दो तीन महत्वपूर्ण बातें, मेरे अजीज भाई ने बड़ी सारी बातें बोली हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं कि ये तो वो वोटर नहीं आए, ये नहीं वो हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ, सही बात है कि वोट परसेंटेज पिछली बारी से इस बारी का कम है, लेकिन अजीज भाई ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया अलायंस का जितना वोटर और कार्यकर्ता था वो इतना पस्त हो गया है, वो जानता है कि अब की बार 400 पार है, तो आप लोगों को वोट दे करके और बाहर निकल करके अपना समय और वोट काहे बर्बाद करना है, तो इसलिए भी तो वोट परसेंटेज नीचे गिरा होगा। ये भी तो एक फ्लिप साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है। और सुनिए, जो आप बोल रहे हैं कि इस दावे का उस दावे का क्या हुआ, पता है सुचरिता जी, परेशानी यही है, जब जब इस देश के अंदर मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया जो इंडिया अलायंस ने सपने में भी नहीं सोचा, तब इन्होंने इसी प्रकार से उछला है। मुझे अभी तक याद है जब स्वच्छ भारत अभियान यानी महिलाओं के लिए इज्जत घर की बात प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की थी, तो पूरे के पूरे विपक्ष ने, इंडिया अलायंस कांग्रेस ने बोला था कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहे हैं। तब किसी ने यह नहीं सोचा कि महिलाओं को कितना कष्ट होता है। और आज आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत यानी मेरा सवाल एक और है ममता जी, मेरा, हाँ बोलिए 30 मोर सेकंड। उसके अलावा जब डिजिटल इंडिया आ रहा था, तब इन लोगों ने क्या बोला था, ये क्या डिजिटल इंडिया करके रखा हुआ है, पैसा दो, प्लास्टिक मत दो, पैसा लेकर के आओ। अरे इस देश के जो गरीब हैं, ये अनपढ़ है, इनको क्या पता कि क्या होता है डिजिटल इंडिया, ये कैसे करेंगे ऑनलाइन पेमेंट। आज आप देख लीजिए, सब्जी वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, सारा डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो अजीज भाई, आप लोगों की समस्या ये रही है कि जब भी इस देश ने परिवर्तन किया है, जब भी मोदी जी इस देश में परिवर्तन लाए हैं, आप लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, देखिए मेरा कैपेबिलिटी के तो बाहर है। मेरा एक